हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहानी भूतनी का बदला। बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तट तलहटी में रमेशपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रमेश्वर काका थे। सभी गांववासी रमेश्वर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रमेश्वर काका की एक ही संतान थी, चंदा। 15-16 साल की उम्र में चंदा का नटखटपन गया ही नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी पौष्टी का शर्मीलापन नजर नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर छलकता। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घर वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रमेश्वर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांव वर देखने बनकर जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के गांव में उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रमेश्वर काका के हाँ करते ही उसके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नरदेश्वर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नरदेश्वर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वे रमेश्वर काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और रमेश्वर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नरदेश्वर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नरदेश्वर को समझाया कि कमाना भी जरूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है। तब तक मैं नज़र बिछाए आपका इंतजार प्रसन्न मन से कर लूँगी। कोलकाता पहुंचने पर नरदेश्वर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद आती। नरदेश्वर की यह बेरारी दिन वे दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये 5 उसके अच्छे मित्र थे। नरदेश्वर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। पांचों मित्र चंदा के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने मन में बना लिए थे और बार बार नरदेश्वर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नंदकेश्वर कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूँ। खैर, अब नंदेश्वर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे नंदेश्वर पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नंदेश्वर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ ही दिन रहेगी, कोलकाता में भी घूम लेगी तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नरदेश्वर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता है कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बापू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ ही दिन और बीते, पर ये बीते दिन नंदेश्वर की बेकरारी को और भी बढ़ाई जा रहे थे। अब नंदेश्वर का काम में एकदम मन नहीं लग रहा था और उस बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नंदेश्वर के 5 दोस्तों ने नंदेश्वर से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नंदेश्वर अब भी कुछ समझ पाता या कह पाता, तब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार, टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया।
और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव में भी नहीं है। इसी कोलकाते में पैदा हुए और कोलकाते को ही अपना घर बना लिए। हम भी चाहते हैं कि कुछ दिन गव्वे ओबरा का आनंद ले। निर्देशक तो घर जाने के लिए बेकरार था ही। उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन नंदेश्वर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना सा जाए तो वे जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। टर्न और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नंदेश्वर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टैंड पर पहुंच ही गया। इस बस स्टैंड से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी नहीं थी। जंगल में चलने से बड़े पगडंडियों से ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नंदेश्वर निकेश ने पूछा कि भाई नंदेश्वर, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो नंदेश्वर ने प्रश्न होकर कहा कि यार, अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नंदेश्वर की बात सुनते ही निकेश हाँफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार, अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नंदेश्वर ने कहा कि यार, हम लोग पहुंच गए हैं और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर नंदेश्वर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नंदेश्वर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नंदेश्वर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार नंदेश्वर, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नंदेश्वर ने कहा कि यारो, उसकी क्या ज़रूरत थी। पर निकेश ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। उसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कुरा चेहरे पर लाते हुए नंदेश्वर से कहा कि यार नंदेश्वर, क्यों न भाभी को सरप्राइज किया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को बुलाने के बहाने यहाँ लाओ। हम लोग यहाँ भाभी को ये सब भर दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला नंदेश्वर हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गए और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गए। फिर क्या था, चंदा से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और नंदेश्वर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नंदेश्वर के पास पूरी तक सख्ती से खड़े हो गए थे। चंदा और नंदेश्वर कुछ समझ पाते उससे पहले ही निकेश ने दांत पीसते हुए तेज आवाज में नंदेश्वर से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुझसे करवाना चाहता था, पर तू बिना बताए गांव आकर अपनी कर ली। इसकी बात सुनकर नंदेश्वर ने भोलेपन से कहा कि निकेश भाई, आप तो कभी अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी, और जब मैं घर आया था तो यहाँ माँ और बाबू ने शादी कर दिया था। भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। पर कि इन भोली बातों का उन 5 देते पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने नंदेश्वर को कसकर पकड़ लिए थे और 3 चंदा का चीर-हरण करने लगे थे। अभी नंदेश्वर या चंदा चिल्लाकर आवाज लगा पाते उससे पहले ही उन दोनों के मुंह पर कपड़े ठूंस दिए। फिर निवस्त चंदा कंसर को उठाकर वे लोग कुछ
और घने जंगलों में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने नंदेश्वर की हत्या कर दी और चंदा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे पांचों नर पिशाच घंटों तक चंदा को दागदार करते रहे। वे चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में अपनी माली करने के बाद उन पांचों ने चंदा को भी मौत के घाट उतार कर वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दी। आग लगाने के बाद ये पांचों दोस्त जिधर से आए थे उधर को भाग निकले। जंगल जलने लगा और जंगल जलने लगे। चंदा और नंदेश्वर के जिस्म सब कुछ स्वाह हो गया। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब चंदा और नंदेश्वर घर नहीं आए तो नंदेश्वर के पिता ने नंदेश्वर के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को नंदेश्वर और उसके कुछ पड़ोसी मिसाल लेकर चंदा और नंदेश्वर को खोजने निकल पड़े। काफ़ी खोजबीन के बाद भी उन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती, थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं। अब नंदेश्वर के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा था कि नंदेश्वर अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उस डर था कि अगर बाबू को बताकर ले जाएंगे तो वो ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नंदेश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी नंदेश्वर माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब नंदेश्वर के माता पिता बिना नंदेश्वर चंदा के जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ ये था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया। पुलिस के पूछताछ उसके घरवालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर वो लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने नहीं देखा। इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वे भी पीछे पीछे हो ली थी। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहाँ से मैं लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़े होकर उस पर नज़र रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहाँ तो निकेश के अलावा कोई था ही नहीं। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश या पागल तो नहीं हो गए ना। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी, पर छाया किसकी है ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह डर गई थी। फिर अचानक वह छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा, नोचा था ने मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तो याद रख, अगर यह बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास जुटे लोग और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ वह ये बयां कर रहा था कि उसके साथ जो हुआ वह किसी इंसान नहीं अपितु भूत प्रेत ने ही किया होगा। ये कहानी यही समाप्त होती है, पर इसके
अगले भाग के रूप में एक कहानी और आ सकती है कि हमने केस का ये हाल किसी भूत ने नहीं किया था या किसी और ने, कहीं चंदा तो नहीं या नरदेश। निकेश के अन्य 4 दोस्तों के साथ भी कुछ हुआ क्या? अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।